Bismillahirrahmanirrahim. Topic which we are going to discuss today is evolution of lungs in vertebrates. It is related to the previous topic which we have discussed in the last lecture, that evolution of respiratory system in different groups of vertebrates. We have discussed previously that different modes of respiration are there in case of vertebrates. That is, they may breathe via bimodal breathing or trimodal way, or they have different adaptations with reference to the gills as well. Either they are internal or external gills. And in the last lecture, we have also discussed about co-current as well as counter-current in different groups of vertebrates. And we have discussed that most efficient respiratory system is observed in case of birds. Birds, they have got most efficient respiratory system. इसके हवाले से प्रीवियसली डिस्कशन हुई थी थोड़ी. आज दोबारा से लंग्स के एवोल्यूशन के साथ वर्टिब्रेट के लंग्स में यहाँ पे मजीद डिस्कशन इसकी जो है वो आएगी. So the evolution of vertebrate lungs we have discussed in the previous lecture as well is related to the evolution of swim bladder और एयर सैक्स इन फिशेस. पहले हमने ये कल डिस्कस किया था कि स्विम ब्लैडर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एसोफेगस के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट थे, और इन्हें हमने न्यूमेटिक सैक्स के हवाले से भी डिस्कस किया कि दीज आर न्यूमेटिक सैक्स, और यही न्यूमेटिक सैक्स बाद में मॉडिफाई हो गई हैं टेट्रापोड लंग्स के केस में ऑन द वेंट्रल साइड. जबकि इनके अंदर स्विम ब्लैडर या जो एयर सैक थी फिशेस के अंदर, उसमें ब्लड सप्लाई थी. दैट ब्लड सप्लाई वाज रेटिमायरेबल. वही रेटिमायरेबल की ब्लड सप्लाई एक्सटेंड होके बाद में जो लंग्स की ब्लड सप्लाई है उसमें मॉडिफाई हुई, यानी लंग्स की ब्लड सप्लाई में कन्वर्ट हुई. स्विम ब्लैडर ये समटाइम कुछ फिशेस के अंदर डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, कुछ फिशेस में जो वेंट्रल साइड पे, और इसी तरह लंग्स की पोजीशन भी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, बट लंग्स दिस सीम to be a structure which was related to the evolution of swim bladder or air sac, कि उसी की मॉडिफिकेशन से ये बाद में डेवलप हुए. ये फिशेस के हवाले से कल हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी डिस्कशन की थी. The possible sequence in the evolution of pneumatic sacs could be that pneumatic sacs may have originally developed from ventral outgrowth of the esophagus. कि जो pneumatic sacs हैं ये esophagus की ventral side पे डेवलप हुई होंगी as a ventral structure. And primitive lungs developed further during the evolution of vertebrates. Internally उसमें compartments बन गए, जैसे आपको नजर आ रहे होंगे tubular structures, compartmentalization बनी, blood supply develop हुई. In most of the bony fishes, these pneumatic sacs they are known as swim bladders. ये swim bladders bony fishes के अंदर shown है. And they are modified for buoyancy regulation. Fishes को upthrust force provide करते हैं buoyancy provide करते हैं during swimming in the water. Swim bladders are in dorsal position to prevent a tendency for the fish to belly up in the water. कि वो dorsal side पे होते हैं inverted position को avoid करने के लिए. Pneumatic duct connections to the esophagus are frequently lost. कि जो sacs का connection था pneumatic duct के through, pneumatic sac का swim bladder का esophagus के साथ, वो slowly खत्म हो गया, dissolve हो गया. शुरू में ये किस लिए था कि कुछ फिशेस में ये मैकेनिज्म थी कि वो एयर गल्प करती थी सरफेस पे जाके बुएंसी प्रोवाइड करने के लिए, अप थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, और कुछ फिशेस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो गैसेस हैं उनको यहाँ पे ऐड करती थी. तो पहले ये कनेक्शन था स्विम ब्लैडर का और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, बाद में ये खत्म हो गया. एंड न्यूमेटिक डक्ट कनेक्शंस दे वर लॉस्ट एंड गैसेस ट्रांसफर फ्रॉम द ब्लड टू द स्विम ब्लैडर थ्रू अ काउंटर करंट मैकेनिज्म कॉल्ड अ रेटिमायरेबल. ये ब्लड सप्लाई के थ्रू जो फिर वो गैसेस ट्रांसफर होने लगी स्विम ब्लैडर तक विद द पैसेज ऑफ टाइम. द व्हील एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्विम ब्लैडर रिटर्न्स गैसेस टू द ब्लड स्ट्रीम, और गैसेस की रिटर्न के लिए ये एक और ब्लड सप्लाई थी. और यही आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होके जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है लंग्स के साथ, कि पल्मोनरी आर्टरीज जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं और पल्मोनरी वेन्स फिर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं, तो उसी में कन्वर्ट हो गई. यानी रेटिमायरेबल, दे आर पैरेलल टू द पल्मोनरी आर्टरीज राइट नाउ,
and ovale arteries, they are parallel to the pulmonary veins right now. जो अब lungs हैं उनके अंदर ये उसके parallel structures observe किए जा सकते हैं primitive groups में. The evolution of structurally complex lungs, it paralleled the evolution of larger body sizes and higher metabolic rates. जिन organisms के metabolic rate higher है उनके अंदर lungs का size या उनका surface area at least वो greater develop हुआ है. For example, birds and mammals, जाहिर है उन्होंने ज़्यादा efficient metabolic systems develop किए हैं और efficient metabolic systems के लिए ज़्यादा oxygen required है for more cellular respiration. That's why उन्होंने फिर अपना respiratory system भी accordingly modify किया. But keep in your mind the best respiratory system among all groups, उसमें अगर हम देखें तो birds के अंदर मिलता है because of their larger surface area due to presence of additional air sacs, जो हमने last day भी discuss की, आज भी उस पर discussion हो जाएगी. Here is a representation of different groups of vertebrates with reference to the evolution of vertebrate lung, showing the increase in surface area. For example, ये जो अल्फा डायग्राम है आपके पास ये amphibians की है, frog, toad, उनके lungs shown है बेटे. Trachea, second lung की तरफ और single lung का जो area है उसको show किया गया इसमें. Second diagram is representation of a reptilian lung. Reptiles के अंदर आप देख रहे हैं इस surface area के निस्बत यहाँ पे extension ज़्यादा develop हुई है. It means reptiles, their lungs, they are having increased surface area as compared to the lungs of amphibians, frogs and toads. फिर अगर हम बात करें birds की, they have developed numerous air sacs. And in case of mammals, the evolution is parallel to the evolution of larger body size and high metabolic rate as well, because they have developed smaller air sacs. Within them, further smaller structures, they are known as alveolar sacs, from which alveoli they arise. और इन alveoli का smaller structure, sac-like structures जो है, ये सारे जो है वो मिलके lungs का surface area multiple times जो है वो increase कर देते हैं, जिसमें rich network of blood capillaries भी उसको surround कर रहा होता है. और इस increased surface area का फायदा क्या होता है? More efficient gases exchange, which provides oxygen according to the metabolic rates of an organism. तो यहाँ पे अगर हम देखें next vertebrate respiratory system के हवाले से, vertebrates they show two different mechanisms for lung ventilation. Based on these physiological principles, vertebrate lungs में दो basic mechanism नजर आ रही होती हैं. लेकिन उससे पहले आपने ये देखना कि ventilation हो किस तरह से रही है. Ventilation is based on several principles, rules that apply to all air breathing animals with lungs. I have mentioned in the previous lectures that in all living organisms, gases exchange is totally diffusion based. That is, CO2, carbon dioxide gas or oxygen, they are going to diffuse from one surface to the other only via diffusion. That is the main principle. So air moves by bulk flow into and out of the lungs in a process called ventilation or exchange of gases. Oxygen and CO2, they only diffuse across the respiratory surface of the lung tissue from pulmonary capillaries. As shown in the diagram, you can observe over here that in this case, air has been shown surrounded by the alveolar sac and then surrounded by another blood capillary, alveolar capillary. The incoming blood just shown that is in blue color and deoxygenated, and you can see from deoxygenated blood, carbon dioxide gas is diffusing outward into the alveolus and then to the outside. At the same time, oxygen is being diffusing into the blood capillary. जो diffusion चल रही होती है gases की, is passive transport totally without any expenditure of energy, which is resulting in the oxygenation of incoming blood via thin membranes of the alveolus as well as thin membrane of blood capillary. Two cell thickness होती है इसकी mainly. One cell thickness from the alveolar epithelium and one cell thickness of capillary bed. Capillaries की भी एक cell की thickness. तो इस thin जो surface है उसके cross बड़ी easily exchange of gases जो है वो complete हो जाएगा.
At systemic capillaries, oxygen and CO2 they diffuse between the blood and interstitial fluid in response to concentration gradients. Oxygen and carbon dioxide gas they diffuse between the interstitial fluid as well as body cells कि यहाँ से बाद में ये जो ब्लड है ब्लड से बॉडी सेल्स तक जाना है लेकिन डायरेक्टली नहीं, पहले जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके थ्रू मूवमेंट करने के बाद। दो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं, एक बेटा प्रेशर पंपिंग मैकेनिज्म है कि लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके फिर एयर को जो है वो एक्सेल जो है वो किया जाए, या लंग्स के ऊपर पॉजिटिव प्रेशर एक्सर्ट किया जाए। They push, for example, amphibians and some reptiles, they use positive pressure mechanism and they push air into the lungs. Most reptiles and all birds and mammals, however, use negative pressure system. हम एयर को कैसे इनहेल करते हैं कि ड्यूरिंग इनहेलेशन हम चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर वो रिड्यूस होता है और लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। That is known as negative pressure mechanism. लेकिन एम्फीबियंस में हम अगर देखें तो एम्फीबियन एयर को बक्कल कैविटी के मसल्स के थ्रू पुश कर रहे होते हैं। उस पुशिंग का मतलब होता है कि लंग्स के अंदर अगर नेगेटिव प्रेशर नहीं भी था तब भी जो बक्कल कैविटी के मसल्स थे, जो एयर उन्होंने गल्प की हुई है ऑरल कैविटी में, बक्कल कैविटी में, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हुए पॉजिटिवली एयर को पंप इन करेंगे इनटू द लंग्स। दो बेसिक मैकेनिज्म यूज हो रही हैं, पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म एंड नेगेटिव प्रेशर सिस्टम। एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स के अंदर पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म यूज हो रही है लंग्स के साथ वेंटिलेशन के लिए, जबकि मैमल्स और बर्ड्स और ज्यादातर रेप्टाइल्स वो यूज कर रहे हैं नेगेटिव सक्शन मैकेनिज्म। एयर को इनहेल करते हुए लंग्स के अंदर ऑटोमेटिकली प्रेशर रिड्यूस होता है, लंग्स में प्रेशर रिड्यूस होता है तो वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा लंग्स के अंदर, बाहर प्रेशर जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होगा और एयर मूव इन कर जाएगी। ये यहाँ पे एक डायग्राम और रिलेटेड वीडियो भी हम इसके हवाले से देखेंगे कि वो नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म कैसे डेवलप हो रही है। द मसल्स ऑफ द माउथ एंड फेरिंक्स, as I mentioned, in case of amphibians, they will generate a positive pressure to force air into the lungs. पहले ही हम पॉजिटिव प्रेशर के हवाले से एक वीडियो देख लेते हैं बेटा। Just look at this. This diagram is about amphibians' respiratory system, and amphibians they are being shown here while ventilating. कि उनमें वेंटिलेशन किस तरह से चल रही है। जस्ट लुक एट दिस वीडियो प्लीज। ये देखिए इसमें एम्फीबियंस के लंग्स को शो किया गया और मेन जो फोकस आपने करना है ये मसल्स, जो बक्को फेरेंजियल मसल्स हैं, बक्कल कैविटी के मसल्स हैं जो पुश कर रहे होते हैं इनटू द लंग्स। एयर जो है नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर होती है और नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर होने के बाद ये नॉस्ट्रल आपको नजर आ रहे होंगे एक्सटर्नली, यहाँ पे एयर एंटर होगी इसके अंदर और बक्कल कैविटी के जो मसल्स हैं पहले लोअर डाउन होंगे और फिर उसको एयर को जो पुश इन करेंगे, पुश इनटू द नेजल कैविटी। यहाँ पे ये नॉस्ट्रल्स शोन है और नॉस्ट्रल्स के बाद मेरा बेटा ये बक्कल कैविटी के मसल्स, माउथ में एयर आएगी और ये मसल्स, these muscles they are generating positive pressure mechanism जो इनके लंग्स के अंदर एयर को पुश कर रहा है। It's pushing air into the lungs. That is known as positive pressure mechanism. कि लंग्स के अंदर ऑटोमेटिकली एयर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एयर का प्रेशर बक्कल कैविटी के अंदर जैसे बिल्ड होता है तो उसको मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके तो भेज रहे हैं। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज को शो किया गया है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज ऑक्सीजन थ्रू द लंग्स एंड ब्लड सप्लाई। इसके अलावा एम्फीबियंस में आपने कल पढ़ा था कि ट्राइमोडल वे है रेस्पिरेशन का कुछ एम्फीबियंस के अंदर भी। ह्यूमन लंग्स में एल्वेलाई और फ्रॉग के अंदर जो लंग्स का स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर किया गया है। ह्यूमन दे आर हैविंग मोर एल्वेलाई एंड फ्रॉग सेल्स दे आर हैविंग लेसर एल्वेलाई। दे आर एट लोअर लेवल ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लोअर लेवल पे है। दैट्स व्हाई ऑन द अदर हैंड एम्फीबियन लंग्स दे आर बीइंग शोन हियर दैट इनमें पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म है। ह्यूमन लंग्स में क्या होता है, डायफ्राम लोअर डाउन हो रही है, रिब्स आप देख रहे हैं एक्सपैंड कर रही हैं। एम्फीबियंस में ना तो डायफ्राम है ना ही जो है उस तरह का रिब्स का प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा होता है। दैट्स व्हाई एम्फीबियन की रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू एयर को पंप इन कर रही है,
और ह्यूमन जो है उसके अंदर जो मैकेनिज्म चल रही होती है दैट इज ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म। फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शोन है कि एम्फीबियंस की स्किन में भी सफिशिएंट ब्लड सप्लाई होती है और एम्फीबियंस अपनी स्किन के अक्रॉस भी, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मूविंग आउट अक्रॉस देयर स्किन एंड ऑक्सीजन इज मूविंग इनटू देयर स्किन। तो ये अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर रहे हैं, दे आर रेस्पायरिंग थ्रू देयर स्किन एज वेल। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है एम्फीबियंस के ग्रुप्स में। लंग्स ऑफ द ह्यूमन दे आर बेस्ड अपॉन नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म, कि वो लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म जनरेट कर रहे हैं, जबकि एम्फीबियंस पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिज्म उसको जनरेट कर रहे होते हैं। जस्ट लुक एट दिस, इट्स अनदर डायग्राम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। The positive pressure pumping mechanism is shown over here, which I have described in the video previously. Just look at this. Air is entering through the nostrils into the oral cavity. Glottis अभी तक जो है वो closed नजर आ रही होगी आपको. Floor of the mouth, buccal cavity का जो floor है, it is lower down in the first stage. And in the second stage, the positive pressure pumping mechanism frog, rana, tegrina has been shown over here. The breathing cycle has several stages. Alpha diagram show कर रही है, air is taken into the mouth and pharynx by lowering the floor of the mouth. Air जब enter होगी, notice that the glottis is closed over here. This is glottis which is closed. And in the next stage, stage B, glottis is then opened and air is permitted to escape from the lungs. Glottis open होती है, जो air है lungs से outward move कर रही है, passing over the air just taken in. जो एयर अंदर मौजूद है वो लोअर साइड पे मौजूद है, और जो प्रीवियस एयर है वो पुश आउट हो रही है, मूव आउट कर रही है। जो थर्ड डायग्राम है, विद द नॉस्ट्रल्स एंड माउथ फर्मली शट, नॉस्ट्रल्स और माउथ जो है वो क्लोज्ड है, माउथ भी क्लोज्ड है, नॉस्ट्रल्स भी पाथवे उसका क्लोज्ड है। द फ्लोर ऑफ द माउथ इज रेज्ड, ये माउथ का जो फ्लोर है इसको रेज किया जाता है, जो उसकी मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली आप ऑब्जर्व कर रहे थे, लोअर डाउन अप डाउन हो रही थी, अभी वीडियो के अंदर भी आपने ऑब्जर्व किया। दिस पॉजिटिव प्रेशर, ये जो प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, दिस पॉजिटिव प्रेशर फोर्सेस एयर इनटू द लंग्स एंड विद द ग्लोटिस क्लोज्ड, जो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है, ये डेल्टा जो फिगर शोन है, with the glottis muscle closed, fresh oxygenated air can again be brought into the mouth and pharynx, and previous air, some gaseous exchange also occurs in the lungs as well as in the buccal cavity. हमने पढ़ा था कि इनमें एक buccopharyngeal respiration system भी है, कि buccal cavity में भी blood supply मौजूद होती है, blood capillaries मौजूद होती हैं, वो कुछ ना कुछ gases exchange कर रही होती हैं with the incoming air. तो at the same time यहाँ पे inhalation exhalation के cycle को show किया गया। Main point was that amphibians, they create a positive pressure mechanism over here. In most reptiles, for example snakes, lizards, as well as crocodiles, they expand the body cavity with a posterior movement of the ribs to ventilate the lungs. कि वो अपनी बॉडी कैविटी को जो रिब्स की मूवमेंट है उसके थ्रू चेंज कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होंगे। This expansion decreases pressure in the lungs and draws into the lungs. कि जब वो रिब्स उनकी या बॉडी कैविटी एक्सपैंड करेगी तो लंग्स के लिए ज्यादा एरिया होगा, वो भी एक्सपैंड करेंगे। And elastic recoil of the lungs and the movement of the ribs and body wall, just like human beings में भी आप पढ़ेंगे भी, ह्यूमन में अपनी रिब्स और डायफ्राम की एक्सपेंशन, रिब्स को फॉरवर्ड मूव करके डायफ्राम को लोअर डाउन मूव करके हम इनहेल कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी ही मैकेनिज्म इनमें भी उन्होंने बताई है कि ये भी अपने बेली मसल्स और रिब्स की मूवमेंट को पहले एक्सपैंड करते हैं ताकि एयर रश इन करे, एंड ऑन द अदर हैंड जब एयर को मूव आउट करवाना है तो उसको पुश किया जाएगा। द रिब्स ऑफ टर्टल्स दे आर द पार्ट ऑफ शेल एज शोन इन द डायग्राम, ये आपकी पेपर बी से डायग्राम ली गई है। Thus movement of the body wall to which they attach are impossible, but turtles exhale by contracting muscles that force the viscera upward, compressing the lungs. कि वो उन मसल्स को पुश कर रहे होते हैं स्पेशली जो विजरल ऑर्गन्स को मूव करवाएंगे। They inhale by contracting muscles that increase the volume of the visual cavity, creating negative pressure to draw air into the lungs. ये कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म भी हैं, कुछ रेप्टाइल्स के अंदर हम बात कर रहे थे कि ये नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म है, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स, सम ऑफ द रेप्टाइल्स, दे
develop positive pressure mechanism like amphibians, जबकि ज्यादातर reptiles में, most reptiles, birds and mammals, they develop negative pressure mechanism कि lungs को उन्होंने expand करना है जिसकी वजह से lungs में pressure reduce होता है और inhalation का process जो है वो चलेगा. Because of the high metabolic rates associated with the flights, birds have a greater rate of oxygen consumption. कि birds में oxygen की consumption ज़्यादा है as compared to other groups because birds are having dual they are having more consumption of oxygen over here. इस डायग्राम को देखने के लिए मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ किया बेटा. ये देखिए मेमेलियन ब्लड सप्लाई के केस में एयर जिस पाथवे से एंटर हो रही है, ये इनकमिंग एरोस को नोट कीजिएगा, उसी पाथवे से एयर मूव आउट भी कर रही है. ये कल भी हमने पैराब्रोंकाई की बात की थी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर की और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की. बर्ड में जो पैराब्रोंकाई है उसमें देखिए एयर एक तरफ से अगर आ रही है तो दूसरी तरफ से एग्जिट कर रही है. Birds, they have a special lung ventilation mechanism that permits one-way flow over gaseous exchange surfaces. This mechanism makes bird lungs more efficient even than mammalian lungs. The point to be noted over here that birds, they are having better ventilation system. Birds, they are having better mechanism of respiration, even better than the mammalian counterparts. Mammalian से mammal से भी ज़्यादा उनके अंदर जो है efficient respiration नजर आती है. This is also why bird lungs are smaller than the lungs of mammals of comparable body size. कि अगर body size को compare किया जाए तो birds के lungs जो है वो smaller है, but birds lungs they are having tunnel-like passages called parabronchi. Just have a look over here. ये हमने mechanism कल भी discuss किया था, आज दोबारा से इसको देख लीजिए. That these are the lungs of birds. इन lungs के अंदर जो structures मौजूद हैं उनको enlarge किया गया. These structures are parabronchi. And just have a look over here. Trachea से जब air pass करती है, it moves into the posterior air sacs first. Incoming air कल भी हमने observe किया था. और जब ये posterior air sacs इनके ऊपर force पड़ेगी muscles की वजह से, तो posterior air sac की contraction की वजह से air outward जाने की बजाय lungs से होके गुजरेगी. और lungs में gases exchange होगा, air flow और blood flow opposite direction में यहाँ पे. Just have a look at the enlarged पैराब्रोंकाई सरफेस. पैराब्रोंकाई के अंदर ये आप देख रहे हैं कितना रिच नेटवर्क है एयर कैपिलरीज का, विच इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज एज वेल. ये इतनी एक्सटेंशन पैराब्रोंकाई के अंदर भी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज. और इसके सराउंडिंग में जो ब्लड सप्लाई होगी, अगर एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ब्लड इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उससे exchange of substances, exchange of molecule increase हो जाएगा. That is counter current exchange mechanism. कि counter current gases exchange हो रहा है, which increases the rate of gases exchange in birds as compared to other groups. यही mechanism जो है वो birds के अंदर, इसको हम एक वीडियो के थ्रू कल भी जो है वो डिस्कस कर रहे थे birds के lungs के स्ट्रक्चर को. आज इस mechanisms को पहले देख लेते हैं और वो जो previous videos को भी मैं थोड़ा सा मेंशन कर लेता हूँ, so that you may have an idea of the distribution of air sacs and they're working in these 4 steps. In case of birds का जब respiratory system हम देखते हैं तो इसमें one way flow है, that is due to presence of parabronchi. birds के lungs जिसका हम structure भी देख रहे थे, inhaling air, ये air sacs posterior side पे shown है, anterior air sacs कल भी बात हुई थी. तो usually birds are having 9 air sacs. और pathway of air flow चेक कीजिएगा जरा, ये ब्लू में कलर चेंज होता नजर आ रहा होगा. एयर इज कमिंग टू द posterior air sacs. Posterior air sacs in the next cycle they will contract, and posterior air sacs they will move the air into the lungs. They are forcing the air into the lungs. lungs में मौजूद पैराब्रोंकाई गैसेस एक्सचेंज की साइट है, और गैस एक्सचेंज होने के बाद lungs में just look at this, that air is moving into the anterior or other air sacs which are present on the front side, और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेज पे वो एक्सेल आउट हो जाएगी. इसी स्ट्रक्चर को बेटा एनलार्ज करके शो किया गया है, और उसकी मैकेनिज्म ये ट्रेकिया के थ्रू एयर आ रही है ब्रोंकस में, देन इट इज मूविंग टू द पोस्टीरियर एयर सैक. आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पोस्टीरियर एयर सैक, एयर इज मूविंग इनटू द लंग्स. ये देखिए यहाँ पे ये जो पोस्टीरियर सैक की कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज पुशिंग द एयर इनटू द लंग्स.
और जो लंग्स है वहां पे गैसेस एक्सचेंज होगी। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद एयर इज मूविंग इनटू द एंटीरियर एयर सैक। एंटीरियर एयर सैक से जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एयर वापस लंग्स में जाने की बजाय, जस्ट लुक एट दिस, एयर इज मूविंग टू द ट्रेकिया एंड देन आउटवर्ड। तो ये है बेटा हमारे पास बर्ड्स का रेस्पिरेटरी पाथवे, दैट हाउ डू दे रेस्पायर। इन केस ऑफ मैमल्स, मैमल्स में आप देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैमल्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज अ बिट डिफरेंट। यही पाथ के साइकिल को बेटा इस जगह पे भी शो किया गया, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट साइकिल में posterior sacs में, then into the bronchi, and then air is moving outward in outward direction by passing through the anterior air sacs। यही मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है सेकंड टाइम में भी कि ये मैकेनिज्म जो प्रेजेंट है बर्ड्स के अंदर। आई होप सो कि साइकिल आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड एक सेकंड एनिमेशन है, वो भी आप देख लीजिए, जो लास्ट डे भी हमने डिस्कस की थी। दैट बर्ड्स, हियर इज मैकेनिज्म ऑफ breathing in birds and their lung structure. Just have a look over here. It's once again I'm showing the same structure कि आप इनके अंदर एयर सैक्स को देख सकें। ये बर्ड्स के लंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, लंग्स की साथ एयर सैक्स की पोजीशन। There are totally 9 नंबर। यूजुअली आपको 2 posterior larger air sacs नजर आ रही होंगी, देन बेस स्ट्रक्चर पे नजर आ रही होंगी इसकी एयर सैक्स, और ये इंटीरियर इंटरक्लेविकुलर पोस्टीरियर एयर सैक्स एंड लार्जर। ये एयर की मूवमेंट जिसको हमने डिस्कस किया, दैट एयर मूव्स इनटू द पोस्टीरियर एयर सैक्स फर्स्ट, दे एक्सपैंड, देन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द एयर इनटू द लंग्स। लंग्स में पैराब्रोंकाई में गैसेस एक्सचेंज शोन है, एंड देन एयर मूव्स to the outside via anterior air sacs and is exhaled out. That was all about respiratory system of birds. If you have any question, any query regarding birds or amphibians respiratory system, please feel free to ask. Raise your hands if you have any question, please.